हेलो बच्चों, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो स्ट्रेन तक देखा था। स्ट्रेन के पास ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब पिछला रिवाइज करके आए होंगे और जो बोला था अपेंडिक्स देखना था एनसीईआरटी के अंदर, वो भी आप देख के आए होंगे। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ देख ली थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिया था। अब साथ ही साथ 12 फिज़िकल क्वांटिटी लिख करके उसका यूनिट और डायमेंशन भी देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद में एक फिज़िकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा हो, रे ऑप्टिक्स चैप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये तो स्पीड अपॉन स्पीड का रेशियो है। तो अगर इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो वो स्पीड मीडियम में मीटर पर सेकंड में होगा, वैक्यूम में भी मीटर पर सेकंड में मापेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस। ना ही इसके पास में मास होगा, न लेंथ ना टाइम। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी इसका, क्योंकि यूनिटलेस है, तो डायमेंशन भी m0 l0 t0 होगा। तो ना ही इसके पास में यूनिट होगा और ना ही इसके पास में डायमेंशन होगा। तो अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के पास में यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यूनिट अगर होता, कुछ किलोग्राम मीटर में लिखा हुआ होता, तो अपन डायमेंशन को लिख पाते हैं m1 l1 t में। तो ऐसा है ही नहीं, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। और एक चीज़ और पढ़ते हैं, एफिशिएंसी। ये सेम टू सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछला जो पढ़ा था हमने, स्ट्रेन उसकी तरह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। एफिशिएंसी इसका हो जाएगा। अब एफिशिएंसी जनरली होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। कितना आपने इनपुट पावर दिया और कितना उसका आउटपुट पावर मिला, उन दोनों का इस प्रकार से रेशियो, मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसका भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि अगर आप इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। और इनपुट पावर का भी वॉट। तो ये हो जाएगा यूनिटलेस। और डायमेंशन भी, क्योंकि यूनिट है नहीं तो इसका डायमेंशन भी डायमेंशनलेस होगा। तो ये हो गया एफिशिएंसी। तो हमने काफ़ी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी जिसके पास यूनिट है, डायमेंशन है। अब ये जो हमने 3 क्वांटिटीज़ देखी, तो इसके पास तो ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिकली ये देखा कि यूनिट्स कितने प्रकार की होती है भाई। तो फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है, ये भी हमने देखा। पावर देखा, एनर्जी देखा, फोर्स देखा, वर्क देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, एफिशिएंसी देखा। ये सब का सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फंडामेंटल तो वही साथ थे। अब ये जो हम यूनिट्स रखते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमने यूनिट रखा, एक एफपीएस सिस्टम था, फिर सीजीएस सिस्टम था, फिर एमकेएस सिस्टम आया, उसके बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड,
SI यूनिट्स आया। तो ये सारे के सारे यूनिट्स में मैंने बताया था आपको ड्रॉबैक क्या है। FPS में प्रॉब्लम ये थी कि भाई वेरिएबल सिस्टम था वो। CGS बहुत ही छोटा सिस्टम था। MKS में सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं थे। तो लास्ट में आया SI यूनिट, और SI यूनिट सही से यूज़ हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब उसमें सारे के सारे मेजर हो सकें फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी संभावना होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है इनवेरिएबिलिटी, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे हम FPS में देख रहे थे, लेंथ का यूनिट अक्सर फुट, 1 फुट में कितने इंच होंगे वो बदल जाया करता था। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ मेजर करना हो तो बहुत आसानी से मैं मेजर कर पाऊँ, बहुत डिफ़िकल्टी ना हो मेजर करने में। 1 किलोग्राम मेजर करना है तो फटाक से 1 किलोग्राम इस तरफ रखा, जो भी वेट होता है इस तरफ, जो भी क्वांटिटी रखनी है, जो भी मटेरियल रखना है उस तरफ रखा, आसानी से मेजर कर लिया। चौथा यूनिट होना चाहिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब मुझे अगर आइडेंटिकल 1 किलोग्राम के बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाने हो तो बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए SI यूनिट। फिर एक ही रहेगा तो हर जगह उसको ले जाके मेजर करना प्रॉब्लमेटिक है। तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। और फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वीनियंट इन यूज़, कन्वीनियंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत आराम से अपन उसको यूज़ कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी ऐसी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ या ये सारी यूनिट्स, ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। हमने अभी तक पढ़ा फंडामेंटल, फिर पढ़ा डिराइव्ड, और अब तीसरे प्रकार का हम पढ़ेंगे यूनिट, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा है कि एंगल्स डिफाइन करता है। सारे के सारे यूनिट डिफाइन कर दिए गए थे, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, पर ये 2 रह गया। अब या तो ये 2 को अपन फंडामेंटल में डालें तो 7 से 9 हो जाए, और या तो डिराइव्ड में डालें। लेकिन डिराइव्ड में ना डाल करके और ना ही फंडामेंटल में डाल करके इसके लिए एक अलग ही सेगमेंट बनाया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2, एक तो 2D एंगल मतलब रेडियन, और एक 3D एंगल मतलब स्टेरेडियन। रेडियन की अगर बात करें 2D एंगल, तो ये जो आपका आर्क है, आर्क, ये जो आपका आर्क है ये एक सर्कल का हिस्सा है। इसको कनेक्ट करता हुआ जो रेडियस है, कनेक्ट करता हुआ जो रेडियस है, तो इसका आर्क और ये रेडियस, तो एंगल जो होगा, एंगल ये जो यहाँ पे थीटा होने वाला एंगल, तो थीटा होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी SI यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो रेडियन इसकी SI यूनिट है। लेकिन डायमेंशन की अगर अपन बात करें, डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि ऊपर भी आर्क है नीचे रेडियस है, दोनों यूनिट में होगा, दोनों मीटर में होगा, दोनों की यूनिट सेम होगी। तो SI यूनिट तो है इसके पास में रेडियन, पर ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशन लेस है। 2D एंगल बोलते हैं इसको, रेडियन मतलब 2D एंगल। इसके बाद है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं कि जनरली अपन देखते होंगे कि लारी पे जो तरबूज बेचने वाला होता है, वाटरमेलन, वो काट करके स्क्वायर शेप में काट करके ऊपर ऐसे करके रख देता है। ऊपर आकर के जो एंगल सारे कनेक्ट होते हैं, एंगल जो बनता है वहाँ पे, वो 3D एंगल होता है। तो स्टेरेडियन एक 3D एंगल है। इसके अंदर इसको डिफाइन करने के लिए सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो लेना है। मतलब जो इसका वो जो वाटरमेलन का ग्रीन पोर्शन होता है वो वाला एरिया लेना है, शेडेड एरिया, और ये इसका
रेडियस लेना है। तो इसका जो 3D एंगल होगा, ओमेगा से इसको सिंबलाइज किया है, तो सरफेस एरिया अपन रेडियस का स्क्वायर। इसका भी अगर आप देखोगे यूनिट, तो इसकी SI यूनिट है स्टेरेडियन, इसकी SI यूनिट ही स्टेरेडियन है, पर वापस से इसकी SI यूनिट स्टेरेडियन है, लेकिन ये वापस से वही है एरिया अपन रेडियस का स्क्वायर। तो फिर से हम इसे डायमेंशनलेस कहेंगे। डायमेंशनलेस क्यों? क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर मतलब L2 होगा, नीचे भी रेडियस स्क्वायर है तो ये भी L2 होगा। L2 करोगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हमने देखा फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में ये दोनों है ना, इनके पास SI यूनिट है, ध्यान से सुनना, SI यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। दिस आर ओनली क्वांटिटीज विच हैव SI यूनिट बट नो डायमेंशंस। अगला है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट वही यूनिट जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है। NCERT में इसके बारे में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, बात करते हैं अपन इसके बारे में। जैसे बात करूँ मैं कि भाई प्रैक्टिकल यूनिट जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, USA में डिस्टेंस जो है वो मेजर होता है माइल में। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वहाँ पे क्योंकि किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस का, माइल इस्तेमाल कर रहा है, माइल इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट इन दैट कंट्री, तो एक प्रैक्टिकल यूनिट हुआ। हम लोग भी यहाँ पे इंडिया में टेम्परेचर की बात करूँ तो उसको मापते हैं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ये SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट तो केल्विन है, पर फिर भी ये प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट मतलब मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से अभी पूछूं 9th-10th के या हो सकता है 11th से भी कि आपका वेट क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर मेरा वेट, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरा वेट 50 किलो है। वेट किलोग्राम में बोल रहा है वो व्यक्ति, वेट किलोग्राम में होता नहीं है। वेट जो होता है वो एक फोर्स है, mg फोर्स है। फोर्स का यूनिट किलोग्राम नहीं होता, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। पहले ऐसा गलती मिस्टेक सब ज़्यादातर लोग किया करते थे। तो पहले के समय में इम्प्रॉपर यूनिट में अगर हमें वेट बताना हो, अगर कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो अपना वेट वो 50 kg वेट बोल दिया करता था। क्योंकि अगर रियलिटी की बात करूं, रियलिटी में अगर मास 50 किलोग्राम है तो वेट हो जाएगा mg मतलब 550 इंटू 9.8। जी 9.8 ले सकते हैं, जी अपन 10 ले सकते हैं, तो उस हिसाब से 490 आएगा। ये 490 न्यूटन ये रियलिटी में। इम्प्रॉपर यूनिट में क्या है कि वेट पहले बोलते थे 50 किलोग्राम वेट, अब 50 किलोग्राम वेट, अब किसी भी व्यक्ति को पूछो क्या वेट है भाई, 50 किलो बोल देगा। मैं ही अगर पूछूं मेरे दोस्त से क्या वेट है भाई तेरा, तो मेरा दोस्त फॉर एग्जांपल 80 किलो का है तो 80 किलो बोल देगा वो। वेट किलोग्राम में थोड़ी होता। पहले के ज़माने में तो कन्फ्यूज़न होता था कि भाई मास भी किलोग्राम में, वेट भी किलोग्राम में, जबकि मास तो ठीक है, मास है, पर वेट तो फोर्स है, वेट थोड़ी मास है। तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि भाई वेट जब भी पूछो तो बोलते 50 थे, पर यूनिट लगाते थे kg वेट, कि मेरा वेट है 50। अगर मास पूछोगे उसका तो 50 kg बोलेगा, वेट पूछोगे तो 50 kg वेट बोल देगा। तो kg वेट कोई यूनिट नहीं है। हाँ, बाद में डिफाइन किया गया कि भाई 1 kg वेट का मतलब होता है 1 किलोग्राम मास का फोर्स, 1 किलोग्राम मास का फोर्स, उसका मतलब mg इफेक्ट, फोर्स मतलब mg इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं।
तो 1 किलोग्राम मास का फोर्स हो गया mg। mg मतलब 1 इंटू 9.8 मतलब 1 kg वेट में 9.8 न्यूटन हो गया। अब ये kg वेट अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से तो इंटू 9.8 न्यूटन लगाऊंगा तो आंसर तो वही आ जाएगा 50 इंटू 9.8, और यहाँ भी वही आ रहा है 50 इंटू 9.8। अब सही हुआ। तो 1 kg वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। अब इसी kg वेट को kgf भी बोल देते हैं, वेट नहीं बोला। दूसरा तरीका है कि अगर आपको नहीं बोलना तो 1 kgf बोल दो, किलोग्राम फोर्स। तो वेट बताने के लिए किलोग्राम फोर्स बोल दिया करते थे। तो इम्प्रॉपर यूनिट है। हालांकि इम्प्रॉपर यूनिट कुछ खास अपने काम का अभी नहीं है, पहले भी था, थोड़े समय के लिए था। अब इम्प्रॉपर यूनिट का कुछ खास इस्तेमाल नहीं है। तो हमने देखा कितने प्रकार के यूनिट्स थे। तो वह यूनिट्स थे फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, इम्प्रॉपर यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स, इतने सारे यूनिट्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखने हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं जिनके पास यूनिट्स भी हैं, डायमेंशन भी है। भाई अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट्स भी है और डायमेंशन भी है तो अभी तक तो वही पढ़ते आ रहे हैं ज़्यादातर। बहुत सारे हैं ऐसे। तो फोर्स ले लो, मास ले लो, मास का यूनिट है किलोग्राम, डायमेंशन है m1। स्पीड ले लो, प्रेशर ले लो, प्रेशर का मैंने आपको दिया था घर पे करने को, डायमेंशन और यूनिट निकालना है आपको। तो भाई यूनिट भी हो, डायमेंशन भी हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पर जिनके पास यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। अभी देखा अपन ने कौन सी क्वांटिटीज़ के पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। ये रहा, ये देखो यूनिट है। क्या यूनिट है भाई? रेडियन यूनिट है इसका, 2D एंगल का। 2D एंगल है ये 2D एंगल है। ये 3D एंगल है, ये 3D एंगल। तो एंगल के पास में, 2D एंगल के पास में ऐसा यूनिट इसका रेडियन है पर डायमेंशन नहीं है। वैसे ही 3D एंगल के पास में ऐसा यूनिट इसका स्टेरेडियन है पर डायमेंशन नहीं है। तो हम बात करते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। वो है 2D एंगल और 3D एंगल। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लिखना है जिनके पास में ना ही यूनिट है और ना ही डायमेंशन है। ऐसी भी है कि जिनके पास यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। लेक्चर की स्टार्टिंग यहीं से की थी। देखो आप, कल मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेन जो फिजिकल क्वांटिटी है, ना तो उसके पास यूनिट है और ना उसके पास डायमेंशन है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप देखो, ना तो इसके पास यूनिट है, इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये भी यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो अगर हम बात करें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो यूनिटलेस भी हैं, डायमेंशनलेस भी है, तो उसमें कल स्ट्रेन देखा था, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, आज एफिशिएंसी देख लिया, एक्सेट्रा। और भी हैं। जैसे जैसे आप 11th में आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आ जाएगा कि और ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन है। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, इसकी कौन से कॉम्बिनेशन बच गया वो देखो खाली, कि जिसके पास में डायमेंशन तो है पर यूनिट नहीं है। मतलब यूनिट नहीं है मतलब आप कुछ यूनिट नहीं रख रहा, वो किलोग्राम, मीटर, सेकंड कुछ नहीं रख रहा, पर डायमेंशन है उसके पास में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, नॉट पॉसिबल। We can't have a physical quantity which have no unit but it have dimension. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। अगर उसके पास में यूनिट है
तो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता, लेकिन यूनिट नहीं है और डायमेंशन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कुल मिला के बात करें तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास इस कॉम्बिनेशन का यूनिट और डायमेंशन है, उसके बारे में डिटेलिंग है। इससे सवाल जनरली आता है कि भाई यूनिट भी ना हो, डायमेंशन भी ना हो, तो और भी हैं ऐसे। तो यूनिट पूछेगा कि क्या हम ऐसा क्वांटिटी यूज एज्यूम कर सकते हैं, या हो सकता है कि जिसके पास यूनिट नहीं है पर डायमेंशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ ये एनसीईआरटी का बुक का पार्ट है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभार, जेई मेंस में, इजी टॉपिक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेगा खास करके ये, कि रेंज ऑफ लेंथ मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहाँ हम तक देख सकते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, क्या साइज़ है उसका। तो -14 तक आप एटम के अंदर जा सकते हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻26 मीटर की दूरी तक, उतने तक अपन देख पाए हैं टेलीस्कोप के द्वारा। फिर भी प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें तो 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब 10⁻−15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, तो उसका 1 AU बोलते हैं, 1.496 10⁻11 मीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। फिर होता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर आपको देख के लग सकता है क्या पता ये टाइम हो, क्योंकि इसमें ईयर लिखा हुआ है, नहीं। 1 लाइट ईयर का मतलब लाइट की वैसे स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जा सकती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है। और वो लाइट और वो स्पीड से अगर लाइट 1 साल तक जाती रहे, अब सोचो कितने दूर तक चली जाएगी वो, तो वो जो है उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। और ये निकाला गया है, ये 1 LY 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। इसके बाद है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक भी, पार्सेक मतलब पैरेलिटिक सेकंड, ये भी एक डिस्टेंस है, ये याद रखना है बस खाली। 3.08 10⁻16 मीटर को पार्सेक बोलते हैं। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड एक एंगल है, वो एंगल से जो दूरी निकल के आएगी, दूरी जो है वो 1 पार्सेक। तो ये रेंज ऑफ लेंथ है। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि अपेंडिक्स A9 में हमें कुछ खास फिजिकल क्वांटिटीज़ को ध्यान देना है। उसमें एक एरिया देख लिया था हमने, वॉल्यूम, ये रहा उसका फॉर्मूला, और ये रहा उसका डायमेंशन। फिर मास डेंसिटी देख लिया था, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड का इन्वर्स, इसलिए उसका डायमेंशन हो जाएगा T-1। फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन देख लिया था, फोर्स देख लिया था, इम्पल्स देख लेना है, फोर्स इनटू टाइम। आपको सर ये फार्मूला याद नहीं हो रहा, ये फार्मूला याद नहीं करना है, धीरे धीरे याद होगा। बस ये फार्मूला अगर जितना हो सके, जो रेड डॉट है मैंने कर रखे हैं, उसको आप कोशिश करो कि उसको आप याद कर पाओ तो ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन में बहुत टफ अगर होगा क्वेश्चन तो फार्मूला देगा, वरना फार्मूला नहीं देगा। तो इसमें अब हो गया भाई कि इम्पल्स याद रखना है, फोर्स इनटू टाइम, तो ये इम्पल्स हो गया। अब इम्पल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में, पर अभी तो इम्पल्स इतना ही है। वर्क पढ़ लिया था, एनर्जी पढ़ लिया था, मतलब पावर पढ़ लिया था, वर्क अपॉन टाइम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पढ़ लिया था, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ये आपको दिया था मैंने घर से सॉल्व करने को, स्ट्रेन ये चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डायमेंशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक क्वांटिटी है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस मतलब फोर्स एक प्रकार का, जब अपन किसी भी वायर को या रॉड को लॉन्गिट्यूडनली खींचते हैं तो थोड़ा लेंथ बढ़ जाता है उसका, जो मैं स्ट्रेन में बता रहा था। तो स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो स्ट्रेस एक फोर्स है। इसलिए आप देखोगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वो m1 L1 T-2 है।
एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं भी दिख सकता है आपको, बुक में क्लियर दिखेगा। सरफेस टेंशन पानी की प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ये भी याद रखना है और उसका डायमेंशन भी आपको निकालना है। आप डायमेंशन सारे याद नहीं रख सकते, हाँ, लेकिन कोशिश करो कि आप फॉर्मूला याद रख पाओ। द सरफेस एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया, कोई सरफेस की एनर्जी कितनी है, पानी का सरफेस है तो एनर्जी क्या होगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मैंने कल बताया था, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ग्रेडियंट मतलब डिवाइड में डिस्टेंस हो जाएगा, ये रहा उसका डायमेंशन। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस बताया था कल, ग्रेडियंट मतलब डिनोमिनेटर में डिस्टेंस हो जाएगा। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी ही एनर्जी है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम देखो m1 L2 T-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर की एनर्जी, ऐसा नहीं है, प्रेशर एनर्जी मतलब कोई लिक्विड अगर हाई प्रेशर में आ रहा है तो वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहा होगा, तो देखो ये एनर्जी का ही डायमेंशन लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जैसे कि बात करूं शहद, हनी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वाटर, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शहद का ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ा गाढ़ा दिखता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब लिक्विड का गाढ़ापन। इधर देखिए 21 पे एंगल, एंगल का तो यूनिट था पर डायमेंशन नहीं था, m0 L0 T0। टिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं रेशियो होता है लेंथ अपॉन लेंथ का, जैसे अपोजिट अपॉन हाइपोटनियस हो जाता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटनियस हो जाता है कॉस थीटा, तो दोनों ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल तो एक डायमेंशनलेस है, नीचे टाइम चला जाएगा तो ये m0 L0 T-1। इस बार पहले वाले पेज में कुछ ज़्यादा ही था याद रखने लायक, अब थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन सारी क्वांटिटीज़ अपन नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे समय के साथ 11th 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन अभी रहने देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन आपके लिए एक नया टर्म है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर देखें आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैपिटल I बोला जाता है इसको, ये रोटेशन मोशन में आएगा, जब कोई चीज़ रोटेट करेगा तो उसके पास एक घुमाने का उसका एक कष्ट होगा कि मैं कोई चीज़ को घुमा रहा हूँ तो कितना तकलीफ मुझे हो रहा है घुमाने में। पेंसिल घुमाने में तकलीफ नहीं है, वाटर बोतल घुमाने में हल्का तकलीफ, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा। वही गैस बॉटल सिलेंडर जो घर पे यूज़ हो रहा है उसको घुमाएंगे गोल गोल, ज़्यादा और तो ज़्यादा तकलीफ लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घुमाने का कष्ट, उसका डेफिनेशन है मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन देखो डिस्टेंस, मतलब मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब m1 L2। एंगुलर मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L बोलते हैं लोग। अब L मतलब तो लेंथ भी होता है नहीं, लेकिन L मतलब जब देगा कि भाई L एंगुलर मोमेंटम लेना है तो लेना है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने ऊपर देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर देख लिया। वैसे एंगुलर मोमेंटम डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम भी होता है, तो डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम कर देंगे तो भी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क लगभग एक ही चीज़ है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस तो भाई वर्क का भी था, तो डायमेंशन भले ही सेम है m1 L2 T-2, वर्क का भी सेम है और टॉर्क का भी सेम है, लेकिन आप सेम डायमेंशन होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के पास एक डायमेंशन हो और वैसा ही डायमेंशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के पास हो, पर वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में सेम नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि टॉर्क का डायमेंशन है ये रहा m1 L2 T-2, वर्क का भी यही डायमेंशन है m1 L2 T-2, पर क्या टॉर्क और वर्क सेम है? नहीं, टॉर्क घुमाता है, वर्क तो एनर्जी है। फिर वेवलेंथ मतलब दो वेव के बीच का डिस्टेंस जब वो स्टार्ट करेगी दोबारा अपने आप को तो लेंथ होता है, सीधा सीधा लेंथ होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपन वॉल्यूम, ये बताया गया था, ये कोई बड़ी बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो या घूमने की एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी हो, इन सब का डायमेंशन ये होगा m1 L2 T-2, ये होगा m1 L2 T-2। अब देखो मैंने बताया आपको एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट है। अभी आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आप पावर लो का रेशियो लो, एनर्जी का रेशियो लो,
एफिशिएंसी में मेन बात यह है कि ऊपर आउटपुट आएगा, नीचे इनपुट आएगा, और ऊपर नीचे की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो वो हमेशा ही डायमेंशन लेस बनेगा, M0 L0 T0। क्लैरिटी हो सकता है यहाँ पे थोड़ी कम हो, लेकिन आप एनसीईआरटी निकाल के रखना, उसमें दिखेगी आपको बराबर। इसके बाद जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, इन दोनों के बारे में क्या इनका यूनिट होगा और डायमेंशन होगा, ये डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। दो चार चीज़ें और डिस्कस करनी है वैसे। एक यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। अब चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और करंट इनटू टाइम होता है। करंट का एम्पियर, टाइम का टी, तो ना तो मास है ना तो लेंथ है, टाइम है और करंट है। देखो पहली बार ए आया, ए एम एल टी के साथ साथ एम्पियर भी आ गया, करंट भी आ गया समझाने के लिए। तो ये चार्ज हुआ। जिसे मैंने टिक नहीं किया वो तो बाद में समय के साथ आ ही जाएगा, आपको एक ही साथ में आप नहीं सीख पाओगे। आगे बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन मीडियम, M0 L0 T0 होगा। इसके बाद में यहाँ कुछ वैसा नहीं है। हाँ एक चीज़ है काम का, यहाँ पे अपन पावर ऑफ लेंस देख सकते हैं। जो आप चश्मा पहनते हैं, मगर मान लो कि चश्मा पहन रहे हैं तो उसका लेंस का पावर क्या है, तो पावर 1/4 फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ इनवर्स मतलब डिस्टेंस इनवर्स मतलब लेंथ इनवर्स, और M0 L-1 T0 ये पावर ऑफ द लेंस है, जो अपन लेंस पहनते हैं उसका पावर। अब इसके बाद में मैंने आपको बोला कि मुझे एक बताना है कांस्टेंट। कुछ अलग अलग प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, जिसमें से एक कांस्टेंट जो है वो सबसे पहला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ तो पढ़ा ही होगा, 9th में आता है, फिर से देख लो। तो दो ऑब्जेक्ट अगर m मास का है और इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपल्सरी अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो Fg बोलते हैं इसको। तो वैसे सिर्फ F भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका G m1 m2 बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, d स्क्वायर। तो सबका डायमेंशन तो मालूम है, G का डायमेंशन निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो F हो जाएगा m1 L1 T-2। G को छोड़ दो, मास का हो जाएगा m1 डॉट m1 अपॉन लेंथ का स्क्वायर मतलब L2। तो कुल मिला करके G का डायमेंशन हुआ m1 L3 T-2 अपॉन m2। तो G का डायमेंशन हुआ m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद नहीं रखना है, कैसे निकलता है वो देखना है, कैसे इसको डिराइव किया गया, कैसे इसको निकाला गया। दूसरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट है दूसरा। प्लैंक कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन h है। प्लैंक कांस्टेंट मतलब अगर कोई फोटोन आ रहा है तो कुछ एनर्जी लेकर के आता है और कुछ फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। तो एनर्जी इज इक्वल टू HF, जहाँ पे h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। तो h अगर देखते हो तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी फार्मूला रखता है। एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब T इनवर्स। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया m1 L2 T-1 प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। यूनिट की बात करेंगे, मान लो यूनिट तो मैंने नहीं वैसे पूछा, पर फिर भी इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो ऊपर एनर्जी है तो जूल पर, नीचे फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज है, इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड इनवर्स। तो जूल इंटू सेकंड कह सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
कैपिटल आर। इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे म्यू मोल है, म्यू बोल सकते हैं मोल को, स्मॉल एन भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पी प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। ये एक ऐसा नया ही क्वांटिटी आया है जिसमें मोल यूज हो रहा है। इसको लिखते हैं, इसका डायमेंशन देखो, प्रेशर जो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया m1 L1 T-2 अपॉन एरिया हो जाएगा L2। ये फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हुआ। वॉल्यूम का L3 इज इक्वल टू मोल का मोल, डायमेंशन में मोल के लिए MOL, ई नहीं लिखते, यूनिट में भले ही ये लिखते हैं। R टेम्परेचर का बोला था ना, K1 केल्विन, तो R का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय मोल इंटू K1, मतलब ये हो गया M1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसमें 5 डायमेंशंस को यूज़ किया गया है, मास, लेंथ, टाइम, मोल और टेम्परेचर। ये 5 डायमेंशन, 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे तब कहीं जा कर के हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को समझा सकते हैं। इतने डायमेंशन चाहिए, मास का 1 डायमेंशन, लेंथ का 2 डायमेंशन, टाइम का 2 डायमेंशन नीचे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर का भी एक डायमेंशन, वो भी नीचे, इसलिए -1 है वहाँ पे। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो भाई एक पढ़ा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये ऐसे कांस्टेंट जिनके पास में डायमेंशन है। अगला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड कांस्टेंट है, के सबस्क्रिप्ट में बी भी बोलते हैं और कुछ कुछ कॉपियों में इसको सिर्फ कैपिटल के भी बोलते हैं। दोनों है, के भी बोलो, के भी मतलब तो थोड़ा समझ में भी आ जाता है कि भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये के मतलब सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। के कभी टेम्परेचर में यूज़ हो रहा है, कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में यूज़ हो रहा है, तो के कभी काइनेटिक एनर्जी भी यूज़ कर लिया जाएगा। तो वहाँ लिखा रहेगा कि के यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन में, उसमें अपने को नहीं चिंता करना है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक फार्मूला होता है कि भाई अगर कोई एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो हाफ KBT होता है, हाफ इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो एनर्जी का हो गया M1 L2 T-2। हाफ तो ठीक है, हाफ का तो कोई आप नहीं लिखोगे डायमेंशन, KB का लिख रहे हैं। टेम्परेचर का T1 मत लिख देना, K1 लिखना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया M1 L2 T-2 K-1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट M1 L2 T-2 K-1। जनरली अपन सीधा सीधा देखें तो जब भी आपको KT दिखे तो आप एनर्जी समझ जाना, KT दिखे तो एनर्जी समझ जाना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर मिल करके एनर्जी का डायमेंशन होगा, याद रखेंगे इसको। तो ये डायमेंशन हुआ इतना, डायमेंशन के बारे में चर्चा हो ही गई। अब डायमेंशन लिखना तो सीख गए अपन, उसका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, सबसे पहला इस्तेमाल है टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास अगर 3 किलोग्राम है और मुझे उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम तो मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ। हर एक सिस्टम में आपको नहीं पता होगा। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये किलोग्राम
इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, और किलोग्राम आप उठाओ और देखो यूनिट उसका भारी लगेगा आपको, दिस इज बिग यूनिट। ग्राम भी एक यूनिट है, ये सीजीएस का यूनिट है, ये किलोग्राम ऐसा ही यूनिट है, या कह लो एमकेएस का यूनिट है। तो ग्राम भी एक यूनिट है, हल्का यूनिट। 1 ग्राम उठाओ देखो क्या ही वजन लगेगा आपको। तो हल्का यूनिट, हल्का यूनिट मैंने बोला ना, जितना हल्का यूनिट होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके आगे का उतना ही ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, $1 में 85 रुपीज़ होता है, ऐसा एज्यूम करता हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम अभी 85 रुपीज़ है या 84 है, 83 है, या कुछ पॉइंट में है, अरे मानते हैं 85 है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जितना मजबूत यूनिट करेंसी होगा, यहाँ पे यूनिट करेंसी है, उतना ही आगे का वैल्यू छोटा होगा, और जितना कमज़ोर करेंसी होगा उतना ही आगे का वैल्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये दोनों और ये दोनों सेम बैठेंगे। मैं बोल रहा था ना आपको कि ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम 1, सिस्टम ऑफ यूनिट 1 का, और यूनिट 1 का, ये यूनिट 2 है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। तो जो N1U1 का मल्टीप्लिकेशन है और जो N2U2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी वही हालत है, यहाँ पे भी वही बात है कि ये N1, ये यूनिट 1, मतलब अमेरिका के कंट्री का ये जो यूनिट है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इंडिया के कंट्री का N2, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट U2, ये उसका यूनिट और ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, एंड यू मल्टीप्लाई, मतलब $1 इज 85 रुपीज़, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। मतलब N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। ये हर जगह लागू पड़ेगा, सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी देख लो ना, 3 किलोग्राम 3 इंटू किलोग्राम मतलब N1U1, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट इज इक्वल टू 3000 ग्राम मतलब N2U2। हर जगह ये भी वही फॉलो कर रहा है, ये भी वही फॉलो कर रहा था। याद रखेंगे अपन कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 फॉलो होना चाहिए, तभी कर पाओगे कन्वर्जन। अब देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल में लिखा है कि भाई द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन SI यूनिट, भाई मटेरियल की डेंसिटी तो अपन जानते ही हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन SI यूनिट दिया 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन सर्टन यूनिट, मतलब कोई दूसरा ही सिस्टम होगा, कोई दूसरा ही कंट्री होगा जो SI में काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे सिस्टम में काम कर रहा है जहाँ पे लेंथ जो है उसको 25 सेंटीमीटर में लेना है। लेंथ के लिए वो 25 सेंटीमीटर का यूज़ करेगा, और मास के लिए यूज़ करेगा 50 ग्राम। तो उस सिस्टम में डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अब देखो, इसमें ऐसा है कि इस प्रकार के सवालों में N1U1 इक्वल टू N2U2 सीधा लगा देना है। तो हमारे पास जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और अदर यूनिट लिखा ना यहाँ पे, इन सर्टन यूनिट, अदर सिस्टम, मतलब ये मैं बात करता हूँ अदर सिस्टम में। भाई अदर सिस्टम की बात अगर करूँ तो SI यूनिट में मास मापा जा रहा है किलोग्राम में, 1 kg में, 1 kg, kg लिख लेते हैं, kg ज़्यादा ठीक लगता है, 1 तो क्या लिखना। मास माप रहे हैं किलोग्राम में, और वॉल्यूम माप रहे हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम मीटर क्यूब में मापना मतलब लेंथ को मीटर में मापना। अदर सिस्टम में मास के लिए प्रयोग हो रहा है 50 ग्राम, मतलब जहाँ मास लिखना है वहाँ 50 ग्राम लिखना है आपको, और जहाँ पे लेंथ लिखना है वहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखना है। तो आओ देखते हैं, लगा लेते हैं भाई इसको। तो N1U1 बराबर N2U2, तो N1 है
128 SI की बात कर रहा हूँ मैं, SI के लिए लिख रहा हूँ, तो मतलब ये लिख देता हूँ कि ये भाई SI के लिए है, N1U1 इज़ फॉर SI, N2U2 इज़ फॉर अदर सिस्टम। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है देखो ना, 128 मैग्नीट्यूड है, तो मैंने यहाँ 128 लिख दिया। यूनिट क्या है, यूनिट है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब इनका जो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N2 होगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट तो अपने को देखना है ना, वहाँ पे किलोग्राम था, देखो आप किलोग्राम था, यहाँ 50 ग्राम लिखना है। तो जहाँ पे आपको मास लिखना है ना, मास ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, वहाँ पे मास की जगह पे 50 ग्राम लिखो, आप 50 ग्राम लिखो, देखो 50 ग्राम लिखो आप, और नीचे जहाँ पे वॉल्यूम लिखना है या मीटर जहाँ लिखना है वहाँ 25 सेंटीमीटर लिखो, लेंथ की जगह पे, इन प्लेस ऑफ लेंथ where you were writing meter, in that place you have to write 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखो, एक बार में सवाल नहीं होगा ये, तो यहाँ पे लिखो आप 25 सेंटीमीटर का क्यूब, ये 25 सेंटीमीटर का क्यूब। अब सॉल्व करना है, N2 लाना है, मतलब दूसरे सिस्टम का हमें N2 निकालना था कि N2 क्या होगा। मतलब दूसरे सिस्टम, अगर इस सिस्टम में डेंसिटी 128 है तो दूसरे सिस्टम में डेंसिटी क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब किलोग्राम को और ग्राम दोनों को एक ही बेस पे ले आओगे तो कट सकता है, तो इसको लिख देता हूँ 128। अच्छा, किलोग्राम को क्या लिख दूँ, किलोग्राम को लिख सकता हूँ 10 पावर 3, इसको लिख सकता हूँ 10 पावर 3 ग्राम। अच्छा, मीटर क्यूब को तो क्या लिखोगे, मीटर क्यूब लिखोगे, उसमें तो क्या ही करोगे। अच्छा नहीं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसका स्क्वायर लगेगा, इज इक्वल टू N2 रहने दो, यहाँ पे 50 ग्राम रहने दो, और यहाँ पे 25 का क्यूब सेंटीमीटर। अब अगर क्यूब है तो 25 भी जाएगा और सेंटीमीटर पे भी जाएगा। लिख देते हैं 25 क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, चलिए रख देते हैं। और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया ना, गलती किया, यहाँ भी तो क्यूब आएगा, गलती किया, ठीक, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती है। चलो, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्यूब वापस इस पे एक एक पे आएगा, दोनों पे आएगा। लगाओ, आप थोड़ा तेज करो, जगह कम है मेरे पास, तो ओरिएंटेशन बना लेते हैं थोड़ा। तो अब ये यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम से ग्राम पहले कट जाएगा, और 128 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा, तो 10 पावर 3 रखते हैं, ये 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 इंटू 50 इंटू 25 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसको काट देते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है इसको, आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ तो दिया हुआ ही है, बस खाली N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लो आप, इसका आंसर आएगा N2 इक्वल टू 40। मतलब हमारे सिस्टम में जो 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है डेंसिटी, वो उनके सिस्टम में 40 उनका मास का यूनिट अपॉन उनके वॉल्यूम का यूनिट होगा। मतलब हमारे लिए 128 होगा, उनके लिए 40 होगा। N1U1 बराबर N2U2 करना है बस। अब एक सवाल में हो सकता है आपको ना भी समझ में आए, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सेम वैसा ही सवाल, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी
10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। मतलब जनरली हमारे पास जो सिस्टम होता है उनका जो सिस्टम है वो अलग है हमारे से। तो अदर सिस्टम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, उनके पास जैसा उनका सिस्टम भाई, उसमें वो मास मेजर करेंगे 10 ग्राम में, वो लेंथ मेजर करेंगे 10 सेंटीमीटर में, वो टाइम मेजर करेंगे 0.1 सेकेंड में। मतलब हमारा 1 सेकेंड हमने जिसको स्टैंडर्ड माना है, उन्होंने उसको 0.1 सेकेंड को स्टैंडर्ड माना है। अच्छा, अब हमारा ऐसा सिस्टम होता है, हमारा ऐसा यूनिट होता है, तो भाई मास मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, लेंथ मेजर किया जाएगा मीटर में, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। तो ये कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा। अब हमारे में तो यूनिट ऑफ फोर्स, हमारी बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स वो होता है न्यूटन, 1 न्यूटन कह लो, आगे कुछ नहीं होता, 1 रहता है, तो न्यूटन कह लो। उनके में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा ये पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे जो पूछे, एक चीज़ खाली ध्यान रखना कि N1U1 बराबर N2U2 लगाना। वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जो 1 न्यूटन होगा वो उनके सिस्टम में कितना होगा, उनके सिस्टम में किस हिसाब से होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन यहाँ पे। ये अदर सिस्टम के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ये अदर सिस्टम के लिए। और ये ले लेते हैं SI के लिए। खाली वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना। N2 मतलब 1 न्यूटन। हमारा न्यूटन अगर है स्टैंडर्ड तो 1 न्यूटन मानता हूँ मैं कि भाई 1 न्यूटन हमारा 1 न्यूटन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। और अब इसका यहाँ पे न्यूटन लगाओगे, उनके में नहीं मालूम क्या होता है, N1 मान लेता हूँ, और उनका यूनिट जो है वो तो लिखना पड़ेगा, उनका अलग ही यूनिट है। न्यूटन लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, न्यूटन को तरीके से लिखो। तो न्यूटन को न्यूटन ना लिख करके उसको मैं लिखता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे देख लेना आप, यही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब ये आसान है। अब किलोग्राम मतलब हम लोगों ने जो मास के लिए किलोग्राम इस्तेमाल किया है, वो लोग उसके लिए इस्तेमाल के लिए करेंगे मास के लिए 10 ग्राम। तो उनका अब 10 ग्राम लिखना पड़ेगा, मतलब हमारा किलोग्राम तो उनका 10 ग्राम जितना होगा। यूनिट, हमारा यूनिट ऑफ मास है 1 किलोग्राम, उनका यूनिट ऑफ मास है 10 ग्राम। लेंथ पे आते हैं, हमारा लेंथ मीटर में मापा जा रहा है, उनका लेंथ 10 सेंटीमीटर में मापा जा रहा है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा लेंथ के लिए। टाइम में भी कुछ वैसा ही है कि हमारा सेकंड में 1 सेकंड हो रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम, उनका हो रहा है 0.1 सेकंड। अब स्क्वायर जहाँ है वहाँ स्क्वायर लगाना है, फिर बस अब सॉल्व कर लेना है। तो अब थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया ये। तो N1 ही निकालना है, बस अपने आप सेट हो जाएगा। 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर 0.1 सेकंड का स्क्वायर, इट इज़ 0.1 का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोग्राम। देखो अब किलोग्राम को देखो, अब आपको कटिंग करना है तो फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में जाना पड़ेगा, सीरियस में जाना पड़ जाएगा। तो 10 पावर 3 ग्राम 10 पावर 2 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहला काम कट कर देते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब खाली N1 निकालने, बात खत्म। तो N1 आ रहा है 10 इंटू 10 100 बाय 0.1 का स्क्वायर मतलब 10 पावर -2, इट इज़ 10 पावर 5
ऐसे केस में n2 आ जाए n1 आ जाएगा 10 पावर 5 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 100, इट इज n1 इक्वल टू n1 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन गलत समझ लिया मैं बच्चों, ये क्वेश्चन गलत तरीके से समझ लिया मैंने, इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ये अलग क्वेश्चन है। ये सब ठीक था। यहाँ कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, यूनिट ऑफ फोर्स होगा, फोर्स के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, m1 L1 T-2। तो m1 मास के लिए हमें लेना है 10 ग्राम, लेंथ के लिए हमें लेना है 10 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए लेना है हमें 0.1 सेकंड का होल स्क्वायर, इट इज 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 पावर -2 सेकंड स्क्वायर, इट इज़ 100 अपॉन 10 पावर -2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन में पूछ रहा है, तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे अपन डाइन बोलते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे आपको न्यूटन लगाना है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10 पावर -5 न्यूटन होगा। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन एलिमिनेट करता हूँ तो ये हो गया 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन, तो हो गया 10 पावर -1 न्यूटन, इट इज़ 0.1 न्यूटन। पहले वाले क्वेश्चन को ही गलत समझा, समझने में गलती हुई, तो ये होगा 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड कांस्टेंट। तो डायमेंशन एनालिसिस का एक और फ़ायदा ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसमें एक पहला कैटेगरी आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे आप ऐड करते हो, अगर आपने a + b ऐड किया है तो कंपलसरी अगर ये किलोग्राम में है तो इसको किलोग्राम में होना पड़ेगा। हम कभी भी दो अलग प्रकार के यूनिट को ऐड नहीं कर सकते। आप 3 किलोग्राम प्लस 4 मीटर को जोड़ करके 7 किलोग्राम मीटर लिख दो तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप ऐड जब करते हो तो कंपलसरी सेम होना चाहिए। अगर आपने a + b को c लिख दिया तो ये तीनों का 3 कैसे होने चाहिए, किलोग्राम में होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है, p - q अगर आपने r लिख दिया तो ये तीनों के 3 का सेम यूनिट होना चाहिए। कंपलसरी क्राइटेरिया ये है कि यूनिट सेम होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा है, यही यहाँ पे खाली एक आपके पास लिमिटेशन है कि आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं है। अगर आप p = q × r करते हैं तो ये तीनों के 3 p, q and r में हैव डिफरेंट डायमेंशन। इसमें ऐसा भी होता है कि q का और r का अगर सेम है, जैसे मीटर × मीटर है, सॉरी, अगर इसका q का मीटर है और r का भी मीटर है तो p का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया बनेगा। ये तो सेम हो सकता है, इस तरफ के 2 का सेम रखो तो ये तो अलग ही आएगा। तो ये पॉसिबल है, मतलब पी क्यू आर में हैव डिफरेंट डायमेंशन। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि पी क्यू एंड आर में
हैव डिफरेंट डायमेंशन, और फिर यहाँ पे अगर c इक्वल टू a बाई बी हो, डिवीजन किया आपने, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, डिवाइड कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड करते, मान लो ये मास है, ये मास हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये डेंसिटी हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ a, b और c तीनों, तीन का डायमेंशन अलग है, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि a, b एंड c में हैव डिफरेंट डायमेंशन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब देखो एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वर्क डन बाय बॉडी वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा इक्वेशन दिया है W इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहता है कि डायमेंशन फार्मूला फॉर बी का डायमेंशन फार्मूला बताओ, इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो पहले तो इक्वेशन में ऐसा है कि W इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, ये एक बॉक्स है, एक टर्म है, b डिवाइडेड बाय c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसे में ये वर्क है ना, ये तो वर्क है, तो इसका डायमेंशन तो वही होने वाला है m1 L2 t माइनस 2। अब क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये वर्क है और इसमें दो टर्म को ऐड किया है तो तीसरा टर्म आया है। एडिशन की खास बात यह है कि तीनों, तीन का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर ये वर्क है तो ये ax को भी वर्क होना पड़ेगा, m1 L2 t माइनस 2, और x तो डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस अगर है तो a का हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय L1। तो a का डायमेंशन हो गया m1 L1 t माइनस 2। तो a का डायमेंशन निकाल तो दिया अपन ने, लेकिन a का डायमेंशन ऐसे पूछा नहीं था, कोई बात नहीं, b का डायमेंशन पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब b का डायमेंशन निकालना है, तो अब ये बात भी है कि ये जो टर्म है पूरा, ये पूरा टर्म तो और ये पूरा टर्म दोनों को ऐड किया गया है और वर्क आया है, तो ये भी वर्क होगा, ये भी वर्क होगा और ये भी वर्क होगा, तीनों वर्क है। तो ये तो वर्क से कंपेयर करके ए निकाल लिया, हालांकि ये पूछा नहीं था, पूछ सकता था क्वेश्चन में, वहाँ नहीं पूछा है, वहाँ पूछ लेगा एग्जाम में शायद। अब यहाँ पे b अपॉन c माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा ये वर्क होगा, वर्क मतलब m1 L2 t माइनस 2 ये होगा, ठीक है। अब सीधी सीधी बात यह है कि x जो है वो दिया है सवाल में, x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो x को डिस्प्लेसमेंट रखें, तो डिस्प्लेसमेंट अगर रखेंगे, अगर ये मीटर में होगा तो c भी किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि अगर लेंथ मीटर में है तो उसके आगे कांस्टेंट भी मीटर में होगा, क्योंकि सेम ही चीज़, सेम ही डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हो, नियम ही ऐसा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो मीटर में से मीटर जाएगा तो मीटर ही बचेगा, तो b डिवाइडेड बाय मीटर माइनस मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, मतलब L2 इज m1 L2 t माइनस 2। तो b का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ b विल बी L2 उधर भेज दो, m1 L4 t माइनस 2। ये एक सवाल हुआ। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रखा है और आपको ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है 4 सितंबर 2020 फेज 2 जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आता है, तो इक्विवेलेंट है, कोई भी बच्चा करे सेम ही है। तो ये क्वेश्चन को अपने घर पे ट्राई करना है। देख लो आप ये क्वेश्चन को, पॉज करके देख लेना, लिख लेना। आंसर लिखा है एनर्जी डेंसिटी, प्रूफ करना है। आंसर तो लिखा ही, आपको प्रूफ करके लाना है कि हाँ भैया इसका आंसर यहाँ जो मैंने टिक किया है वो सही टिक किया है। एक ये क्वेश्चन भी देख लो आप, ये क्वेश्चन भी सही है। ये अप्रैल 10, 2016 को पूछा गया सवाल है। ऑनलाइन मतलब इस समय ऑफलाइन भी होती थी, ऑनलाइन दोनों होती थी। तो ऑफलाइन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कौन सा मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। ऊपर एक कंडीशन भी दिया है, ये एक कंडीशन है। ये ट्रू है तो मीनिंगफुल क्वांटिटी कौन सी नहीं है। बढ़िया सवाल है ये, ट्राई करना, कोशिश करें, खुद से ट्राई करें। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। कल अपन ये देखेंगे टू डिराइव रिलेशन बिटवीन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एक ट्राई करेंगे, ये एक ट्राई करेंगे आप, और ये भी कोशिश करो ट्राई करने की। 7th क्वेश्चन, ये भी ट्राई करने की कोशिश करो आप, ये भी बढ़िया सवाल है। In a book, the answer for a particular question is expressed by this equation where m is mass, a is acceleration, l is the length, the unit of b। b का यूनिट पूछ रहा है, b क्या यूनिट होगा, जो b है इसका क्या यूनिट होगा। अच्छा सवाल है, मीटर दे रखा है यहाँ पे, आपको वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, तो अपन ये देखेंगे टू डिराइव रिलेशन बिटवीन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। लगभग डायमेंशन समाप्त होने वाला है, अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा डायमेंशन। जितना पढ़ा है उसको देख लेना एक बार। ये अपेंडिक्स देख लेना आप, अपेंडिक्स भी ठीक है। ये जो मैंने दिखाया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन याद रटना नहीं है। डायमेंशन आपको रटना है तो ये फार्मूला देखें, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला याद है तो याद ही होगा, केमिस्ट्री में काफ़ी बार आता है। ये एक फार्मूला याद रखें, तो ये एक फार्मूला से आप डायमेंशन तक जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना याद रखते रहेंगे तो कितना याद रखेंगे आप। चलो बच्चों, काफ़ी डिस्कशन हो गया आज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।